Hello and welcome everybody. This is Core IAS and I am your mentor, Mr. A. Purandare, and I am today going to discuss a very interesting topic and also a very important one, that is the strategy for preparing the history as an. Just we have completed our preliminary examination. Now we are in the process of a much needed break, but immediately after a short break we are going to focus upon the main examination. And once we come into the mode of the main examination, एक बार हम मेन एग्जामिनेशन के फ्रेम में आएंगे, हमारा जब माइंडसेट एंड फ्रेमवर्क फिर से बनेगा मेंस के लिए, सो डेफिनेटली ऑप्शनल इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल एज एवरीबडी नोज. और हर किसी ने अपना अपना ऑप्शनल किया भी है और आगे भी आपको ऑप्शनल अगर चूज करना है, सो डेफिनेटली ऑलवेज द क्वेश्चन इज आस्क. हर साल बार बार सारे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर अगर ऑप्शनल चूज करना है तो कैसे करना है, कौन सा करना है. So definitely there are so many optionals which are high scoring and which give excellent result every year. Today I am going to discuss about one of the most famous optional, like evergreen optional as it is known, that is history. So history basically as an optional, as we can see, is very popular among the aspirants. And why it is popular? Because not only it gives a good results because it is very high scoring, but at the same time it is very easy to understand, very lucid. समझने के लिए बहुत ही आसान ऑप्शनल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड ऑप्शनल है. हाँ, ये एक बात होती है कि जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो ऑब्वियसली जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, एक ऑप्शनल का अपना रहता है. देयर इज वन ओन फ्रेमवर्क एज फार एज द ऑप्शनल इज कंसर्न. ऑप्शनल हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. But the point is that all other options are also good compared to all other optionals. History is one of the optionals, right, which easily integrates into general studies. As we can see, as I have mentioned here, history is nothing but an integration and extension of general studies paper 1 in a main examination, where we have the history and art and culture as a major topic, right, or a subject. सो हिस्ट्री इन जीएस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन जीएस. अभी अभी हमने प्रीलिम्स दिया है तो हमें पता ही है कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आए थे. सो टोटल 21 क्वेश्चंस वर देयर एज फार एज द हिस्ट्री वाज कंसर्न. एंड ऑब्वियसली ईयर आफ्टर ईयर्स, वेदर इट इज अ प्रीलिम्स और अ मेंस, इन अ जनरल स्टडीज द हिस्ट्री हैज प्लेड अ मेजर रोल एंड हिस्ट्री विल कंटिन्यू टू प्ले अ मेजर रोल. तो हिस्ट्री ऑप्शन चूज करने का सबसे बड़ा फायदा आपको इसमें मिलता है कि ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल है, इट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द जनरल स्टडीज. जो जनरल स्टडीज में प्री और मेंस के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, दैट इज नथिंग बट ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑप्शनल ओनली एज पर एज द सिलेबस एंड द कंटेंट इज कंसर्न. सो रिमेनिंग 30% व्हाट वी स्टडी इन हिस्ट्री एज ऑप्शनल, जो 30% या 40% हम ऑप्शनल में पढ़ेंगे या पढ़ते हैं व्हेन वी टेक हिस्ट्री एज ऑप्शनल. सो पॉइंट इज दैट there is nothing as such regarding the content enrichment but about the approach. जो भी हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं, कंटेंट में और कुछ एडिशन ज़्यादा होता नहीं है, बहुत थोड़ा सा एडिशन है. यस, सिलेबस इज सेम ऑलमोस्ट, ठीक है. इन ऑप्शनल बेसिकली द सिलेबस हैज बीन डाइसेक्टेड प्रॉपरली. हमेशा एक कैंडिडेट्स के मन में एक ये रहता है, क्वेरी रहती है, डाउट रहता है, अ काइंड ऑफ फियर इज ऑल्सो देयर कि सर हिस्ट्री तो इतना बड़ा और लंबा ऑप्शनल है, जीएस में पढ़ते पढ़ते ही इतना बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो ऑप्शनल में तो कितना पढ़ना पड़ता होगा. हिस्ट्री इज वेरी फास्ट. दैट इज अ कॉमन कंसेप्शन और रादर आई कैन से अ मिसकंसेप्शन अमंग द एस्पायरेंट्स विथ रिगार्ड्स टू हिस्ट्री एज ऑप्शनल. हियर वी कैन सी. सो आई विल लाइक टू डिबंक सम ऑफ द मिथ्स. हिस्ट्री के बारे में सम कुछ जो मिथ्स है वो मैं डिबंक करना चाहूँगा, उसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहूँगा. वो पर्दा हटाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि हिस्ट्री जब हम बोलते हैं कि वो फैक्चुअल है और बहुत वास्ट, द पॉइंट ऐसा है कि नॉट ओनली हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ फैक्ट्स तो रहता ही है. ठीक, वैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, स्पेशली व्हेन वी आर फोकसिंग अपॉन द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट. ठीक है, एक्सेप्ट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स विच आर
to the greater extent conceptual. ठीक है, in other optional subjects you will find the facts. So facts ये चीज तो हमेशा रहेगी किसी भी ऑप्शनल में. It is that in history as a optional, जो सिलेबस यूपीएससी ने डिजाइन किया है, वी हैव टू मास्टर द सिलेबस. जैसे जीएस के लिए भी हम सिलेबस मास्टर करते हैं, वैसे ही ऑप्शनल के लिए भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी यही है कि हमें सिलेबस एकदम परफेक्टली मास्टर करना है. हमारे माइंड में फिट होना चाहिए वो सिलेबस. हमें कभी भी पढ़ते वक्त सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो इफ यू सी द सिलेबस यू विल गेट द आइडिया. द सिलेबस हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ comprehensive and a very dynamic manner as well as simple and lucid way, that the syllabus itself gives you the clues and the pathways that how the syllabus can be covered. हिस्ट्री की ये ब्यूटी है, वो शायद ही किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसके सिलेबस में आपको मिलेगी. दिखने के लिए सिलेबस बहुत बड़ा दिखता है, बट वो बहुत बड़ा क्यों दिखता है और उसकी वजह से लगता है कि हिस्ट्री एज ऑप्शनल बहुत वास्ट है, हमसे ना हो पाएगा. ये कॉमन कंसर्न लोगों का रहता है. बट पॉइंट इज दैट हिस्ट्री एज ऑप्शनल जो सिलेबस दिया गया है, यूपीएससी ने उसको प्रॉपरली ब्रेक करके दिया है. ठीक है, उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, ठीक है, सब टॉपिक्स के अंदर और भी जो छोटे छोटे लिंकेजेस रहते हैं, सारे चीज़ें क्लियरली मेंशन की है. उसकी वजह से ऐसा लगता है, बिकॉज ऑफ दैट वी फील दैट सिलेबस इज टू वास्ट. प्रैक्टिकली इट इज नथिंग एज सच. इन केस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, अगेन एज आई हैव मेंशन, ऑल ऑप्शनल्स आर गुड. All optionals are scoring according to their respective capacity and respective nature. ठीक है, इट इज अपॉन द कैंडिडेट. ये कैंडिडेट के ऊपर रहता है कि वो कैसे उस ऑप्शनल की तैयारी करता है और उसको अप्रोच करता है. ठीक है, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. तो हिस्ट्री में ये है कि अगर बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो बाकी ऑप्शंस में सिलेबस दिया हुआ है लेकिन इतना डिटेल में डिवाइड किया नहीं गया है, उसको डिटेल में डाइसेक्ट नहीं किया गया है. यूपीएससी ने हिस्ट्री का सिलेबस डाइसेक्ट करके दिया है, इसलिए वो वास्ट लगता है, प्रैक्टिकली वो वास्ट नहीं है. और हमें यह भी चीज ध्यान में रखनी है, ऑन एन एवरेज रफली देयर आर 20 सेक्शंस इन ईच ऑफ द मॉड्यूल विच हैज गिवन इन ए सिलेबस. मैंने ऑन एन एवरेज ये वर्ड यूज किया है. ठीक, तो जब हम बात करते हैं सिलेबस की तो वहां पे हमें एक पता चलेगा कि सिलेबस ऑन एन एवरेज आपका 20 सेक्शंस में डिवाइडेड है फॉर पर मॉड्यूल. ठीक है, सो एज अ पार्ट ऑफ ऑप्शनल वी हैव 2 पेपर्स एज वी नो. सो पेपर 1 वी हैव एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया. सो एंशिएंट इंडिया विल बी लाइक अ फर्स्ट मॉड्यूल एंड मेडिवल इंडिया विल बी लाइक अ सेकंड मॉड्यूल. Ancient, medieval, this is paper 1. Then we have paper 2. We have paper 2. Again we have modern and world history. And for us the benefit is that हमारे लिए फायदा क्या है, ये सारी चीजें हम जीएस में पढ़ते हैं. वर्ल्ड हिस्ट्री वी डोंट हैव इन प्रीलिम्स बट इन मेंस वी हैव द वर्ल्ड हिस्ट्री. ये बात अलग है कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स यूपीएससी हैजंट बीन आस्किंग द क्वेश्चंस मच एज फार एज द वर्ल्ड हिस्ट्री इज कंसर्न. ठीक है, हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस कम इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री. सो वॉट एवर मे बी द केस, बट एज वी हैव सीन इन प्रीलिम्स हाउ अनप्रेडिक्टेबल द यूपीएससी इज, तो अगेन द वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस कैन स्टार्ट कमिंग अप. ठीक है, तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को जीएस में भी हल्के में लेना नहीं है. कहने का पॉइंट क्या है कि सारे जो हमारे मॉड्यूल्स है पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 हमारा जो एंशिएंट एंड मेडिवल एंड पेपर 2 है आपका मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, वी ऑलरेडी स्टडी इन अ जनरल स्टडीज. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट एटलीस्ट 60% सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल वी स्टडी इन अ जीएस. तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम बचता है. हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल ऑलवेज इन अ टाइम मैनेजमेंट and time saving. Okay? And that time we can utilize properly for other subjects. So our study gets actually reduced and we can integrate the GS and optional, and in both ways we can study the very subject, right? And master the subject and then apply and present our answers according to the requirements of GS and optional. तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि सिलेबस इतना वास्ट नहीं है और on an average there are 20 sections. I have used the word on an average. Right? प्रैक्टिकली हम सिलेबस देखेंगे तो एक मॉड्यूल में आपको 20 दिखेंगे, दूसरे में 25 दिखेंगे.
Okay, so like that. But on an average, there are 20 sections. So if you see total, there are 80 sections as far as the whole syllabus is concerned, paper 1 and paper 2. So paper 1 में on an average 40 sections are there. Paper 2 on an average you will have 40 sections. So out of that 40 sections, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, कैसे कवर होगा, सो डेफिनेटली कवर होगा. आउट ऑफ दैट 80 sections पेपर 1 एंड पेपर 2 इंक्लूडेड, या पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन, उस 80 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम 50 सेक्शंस पे ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, जो 80 सेक्शंस है उसमें से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन सेक्शंस जो है उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं. जो ऑप्शनल का ट्रेंड है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें दिखेगा कि सारे के सारे 80 सेक्शंस में क्वेश्चंस आते ही नहीं है. ठीक, एंड अगर पूछ भी लिया, दे स्टिल वी हैव द ऑप्शन, still we have the option which question we have to attempt and which question we can easily leave. That option has also been given by the UPSC. जैसे सारे ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर्स में होता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बोथ क्वेश्चंस आर कंपलसरी. तो ऑप्शनल पेपर में कभी भी हमें देखते हैं 8 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दे आर कंपलसरी. ठीक है, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में से हम कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं. ठीक है, विथ मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. अगर पेपर 1 है एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 विल बी कंपलसरी. एंड उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से हम आइदर एंशिएंट से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या मेडिवल से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो अगर एंशिएंट से अगर हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मेडिवल से 1 करना पड़ेगा, और अगर मेडिवल से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो हमें एंशिएंट से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज अ केस. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव मच फ्लेक्सिबिलिटी. पहले ही मैंने बताया कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो सिलेबस इतना डायनामिक बनाया. ठीक है, यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस एज फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न, वो इतना डायनामिक है और फ्लेक्सिबल है. डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है. विद इन द ऑप्शनल वी हैव द ऑप्शंस कि आउट ऑफ 80 सेक्शंस, या अगर पेपर 1 की बात करते हैं, इफ यू हैव 40 सेक्शंस ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस इजीली ओनली विथ 20 to 25 क्वेश्चंस सेक्शंस वी कैन मास्टर पेपर 1. वी कैन मास्टर पेपर 1. ठीक है, सेम इज द केस विथ पेपर 2. Again with 25 to 30 sections we can master paper 2 also. ये पॉइंट ध्यान में रखना है. ठीक है, ये हिस्ट्री की ब्यूटी है. तो इसलिए आपको आराम से दिखेगा कि बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उसी हिसाब से हिस्ट्री हाई स्कोरिंग भी है, और उसके साथ साथ हमारा टाइम भी आराम से बच सकता है. क्योंकि जैसे हमें पता है जीएस में कि हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करना पड़ता है, वैसे ही ऑप्शनल में भी हमें स्मार्ट वर्क और इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करना पड़ता है. और ये स्ट्रैटेजी होती है कि सारा का सारा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है. वी कैन मास्टर अराउंड 50 सेक्शंस. ठीक है, और बचे हुए जो 30 सेक्शंस है रफली, उसको हम एक बार पढ़ सकते हैं. ये पॉइंट ध्यान में रखना है. तो आराम से हमारा समय बचेगा एंड वी विल बी एबल टू गेट अ कमांड ओवर द सब्जेक्ट. और जैसे मैं अभी भी बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा कि ऑप्शनल का थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होता है जीएस से, हर एक ऑप्शनल का. तो उसी हिसाब से उस अप्रोच में हमें आंसर प्रेजेंट करने के लिए एक कमांड अलग लेवल की लगती है. क्योंकि अगर आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखते हैं तो यूपीएससी हैज मेंशन क्लियरली दैट फॉर जनरल स्टडीज पेपर्स, ठीक है, अ वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैजंट डन एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक, उस पर्सन से या उस कैंडिडेट से यूपीएससी बैचलर्स ऑनर्स लेवल के आंसर्स एक्सपेक्ट करती है. यूपीएससी एक्सपेक्ट्स आंसर्स इन जनरल स्टडीज एट अ बैचलर्स ऑनर्स लेवल. And UPSC has also mentioned in a notification that the approach and the level of the master optional is that of a master's level. जो ऑप्शनल के जो हमारे आंसर्स रहेंगे वो मिनिमम मास्टर्स लेवल्स के रहने चाहिए, या थोड़ा मास्टर्स लेवल के आगे भी जाके वो आंसर्स हमें लिखने पड़ सकते हैं. द डेप्थ ऑफ द आंसर इज मिनिमम मास्टर्स लेवल्स एंड अबाउ.
ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो इसलिए थोड़ा सा अप्रोच चेंज होता था, बट स्ट्रैटेजी मोर एंड लेस सेम रहती है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से सेक्शंस चूज कर सकते हैं कि मुझे पेपर 1 में एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मेडिवल इंडिया में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उसी हिसाब से हम सिलेबस के ऊपर कमांड ले सकते हैं। और पेपर 1 हमारा वी विल गेट अ कमांड। सिमिलरली इन पेपर 2 ऑल्सो कि मुझे मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ना है, ठीक, और कितना पढ़ना है, एंड हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, दैट विल ऑल्सो गिव यू कमांड एज फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। तो आज मैं दोनों चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि हम ऑप्शनल हिस्ट्री एज ऑप्शनल हम क्यों ले सकते हैं एंड उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। सो दिस इज अ वे इन विच वी हैव टू अप्रोच। Then, and as I mentioned, we have to understand the syllabus, and along with the syllabus, the trend of the past year question papers. As usual, जैसे हम GS में करते हैं, past year question papers जो हिस्ट्री के हैं ऑप्शनल के, उनका ट्रेंड हमें देखना पड़ता है। Along with that trend, हम ये भी आगे देख सकते हैं कि expected questions कैसे आ सकते हैं। We can even get an idea, even we can get a clue that how the expected questions can come. Then एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम जब बात करते हैं उसमें और एक चीज है, जैसे अभी हमने प्रीलिम्स दिया है, तो जीएस में जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, ये अगर बात करते हैं तो उस क्वेश्चन से हमें ये लगा जा सकता है कि मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स दिस ईयर। वी विल गेट एन आइडिया हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द मेंस। किस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसका ट्रेंड कैसा रह सकता है, उसका नेचर कैसा रह सकता है, यह हमें पता चलता है। वैसे ही प्रीलिम्स में जो जीएस में प्रीलिम्स में हमें क्वेश्चंस पूछे गए हिस्ट्री के, उसी हिसाब से हम ऑप्शनल में भी उसका रिप्लिकेशन देख सकते हैं। और यह हिस्ट्री के बारे में ही ज्यादातर होता है। रिप्लिकेशन एंड इंडिकेशन ऑफ टॉपिक्स expected in optional, okay? And we will get a clue from where? GS prelims history questions, ठीक? तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री एज ऑप्शनल चूज किया है, एंड दोज हु आर गोइंग फॉर हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, और दोज हु आर विलिंग एंड दोज हु आर थिंकिंग ऑफ taking history as an optional, this point is very very important। GS के prelims में जो questions पूछे गए हिस्ट्री के, उसी हिसाब से we will get a clue and an idea that how the questions can be asked in the optional depending on the syllabus। और जैसे मैंने बताया syllabus तो लगभग सेम ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें। So we will get a trend कि इस सेक्शन से शायद मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे, GS मेंस में, और हिस्ट्री ऑप्शनल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ द हिस्ट्री एज ऑप्शनल। बाकी ऑप्शनल में ये ट्रेंड कम, लेकिन हिस्ट्री में ओवर द ईयर्स अगर आप देखते हैं, खुद एनालाइज करते हैं, और सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सेल्फ एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इफ यू गो फॉर अ सेल्फ एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द सिलेबस, you will get an idea the questions which were asked in the GS prelims, based on that the questions have come in a optionals also, right, to the greater extent। ऐसा बोल नहीं रहा हूँ मैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस वैसे के वैसे आ गए उसी टॉपिक से, बट जीएस प्रीलिम्स में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एंशिएंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ठीक है, मेडिवल हो, मॉडर्न इंडिया हो, उसी हिसाब से टू द ग्रेटर एक्सटेंट इन ऑप्शनल ऑल्सो द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट है जो हमें हिस्ट्री ऑप्शनल को एक यूनिक ऑप्शनल बनाता है। दिस बेनिफिट एंड दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव एंड एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री एज ऑप्शनल मेक्स इट एज अ यूनिक ऑप्शनल। ये भी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ओके, देन वन मोर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो जैसे मैंने बताया, एक बार हमने सिलेबस को डायसेक्ट किया, right? और कितने सेक्शंस है और कितने सेक्शन हमें पढ़ने हैं अभी डिस्कस किया हमने। तो उसी हिसाब से हम सिलेबस को फिर से मॉड्यूल्स, टॉपिक्स, चैप्टर्स, सब चैप्टर्स, ठीक है, इन सारी चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन रेफरेंस विल बी द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हमेशा एक तरफ सिलेबस होना चाहिए, एक तरफ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। और हमें प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमारी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ठीक है, कि जीएस प्रीलिम्स में हिस्ट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, इस सेक्शन से आए थे। इन जीएस मींस द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन,
ठीक है. So again in optionals basically the questions were asked from these sections, and then we have to integrate all the aspects, and then we have to make a strategy. So always the GS and optional, the strategy will go integrated. Okay? As I am emphasizing again and again, approach will always be different. मैंने already बता दिया है कि GS में कौन सी level expected है, bachelor's honors, maximum level, and optionals में master's levels is a minimum level which is expected. So depth and the level is different, approach is different, but still there is a enough scope in a history for integration. ठीक है, तो एक यूनिकनेस हिस्ट्री का हमें मिलता है. उसके बाद अगर बात करते हैं देन ऑटोमेटिकली, सो जैसे मैंने बताया कि हमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है का टाइप क्या था, उसका नेचर क्या है, और उस क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या थी. ठीक, जो हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेशली आफ्टर 2013 व्हेन द सिलेबस वाज चेंज्ड एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, द डायनामिसिटी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द perspective of the questions, the very intention of the questions, everything is changing. Okay? Questions have become more analytical, more conceptual, more interlinking, more dynamic, more multidimensional, yet they are very very easy to attempt. क्योंकि जैसे मैंने बताया हिस्ट्री सब्जेक्ट, the whole optional subject जो यूपीएससी डिजाइन है, it is very simple and lucid, very dynamic but simple and lucid. ये चीज ध्यान में रखिए. So because of that, क्वेश्चन का टाइप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, एंड क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या है, ये हमें ध्यान में रखना है. और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्यों पूछा गया है. कहीं ना कहीं पॉलिसी पर्सपेक्टिव में जो गवर्नमेंट की करंटली पॉलिसीज चलती है, वो पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन पूछने के पीछे रहता है. ये भी चीज ध्यान में रखिए. अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन पूछने के पीछे एक पर्सपेक्टिव हमेशा रहता ही है. ओके, क्योंकि अगर सपोज इंडस वैली टॉपिक है ही हमारा एंशिएंट इंडिया, ठीक, एंड अगर इंडस वैली के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके अगर आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो धोलावीरा के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. ठीक है, धोलावीरा, उसका वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बारे में रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये क्वेश्चन अगर पूछे गए थे उसका रीजन क्या था, जैसे अभी हमें पता है प्रीलिम्स में भी यही क्वेश्चन आया है. इस साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऑप्शनल में ये क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके थे. 2-3 साल पहले ही ये क्वेश्चन पूछा गया था. बट क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा था और क्यों वो टॉपिक हाईलाइट था, क्यों वो हॉट टॉपिक जैसा था, बिकॉज एज वी हैव सीन धोलावीरा बेसिकली ऑलरेडी वाज इन अ लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इसी साल धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया है. एंड नॉट ओनली द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, बट द पॉइंट इज दैट एज वी कैन सी हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द पास्ट टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली द पास्ट बट आवर प्रेजेंट एंड टू डिसाइड आवर फ्यूचर. हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, सिर्फ पास्ट को समझने के लिए नहीं, बट आज हमारा जो प्रेजेंट है उसको भी हम समझते हैं पास्ट के हिसाब से, और हम फ्यूचर को भी हम डिसाइड करते हैं. प्लस हिस्ट्री को पढ़ के हिस्ट्री को हम समझ के आज हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करते हैं, और फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स है उससे भी सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली एज वी स्टडी इन इंडस वैली, one of the major reasons for a decline of the IVC is a climate change. Okay? The major reasons for a decline of the IVC is a climate change. And today also we are facing climate change, global warming. Okay? We are witnessing the changes in rainfall patterns, monsoon shifts, okay? Changes in intensity of the rains. We are witnessing consistent floods. We are witnessing long-term droughts in different parts of the country, that too on a consistent and regular basis. And here is a solution. Here is a solution, because we have to study the history, we have to understand the history to seek a solutions for the present and the future. So Dholavira, when the climate change was going on during the decline of the Indus Valley, जब इंडस वैली डिक्लाइन हो रहा था और उस समय जब क्लाइमेट चेंज चल रहा था, तो धोलावीरा हाउ इट वाज एबल टू सर्वाइव,
है धोलावीरा, हाउ इट वाज एबल टू सर्वाइव, उसका लिविंग एग्जाम्पल हमें मिलता है. द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अबाउट धोलावीरा, इट्स ब्रिलियंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, the earliest water management techniques of the world, earliest rainwater harvesting techniques of the world that have been found, the hydraulic engineering marvels have been found in धोलावीरा. और उसी की वजह से ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, और इस बार जीएस में भी पूछा गया. तो जीएस में पूछने का कारण क्लाइमेट चेंज तो है ही, प्लस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में धोलावीरा को लिस्टेड किया गया. तो ये सारा लिंकेज होता है. तो ऑप्शनल का जीएस से लिंकेज और जीएस का ऑप्शनल से लिंकेज ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स हाउ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. तो इसलिए ये जरूरी है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है और नेचर क्या है, क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या है ये जानना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये जानना, और एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा होगा ये समझना भी उतना ही जरूरी है. ठीक, ये समझना भी उतना ही जरूरी है. ऐसा नहीं है कि हम 100% एग्जामिनर का माइंड रीड कर पाएंगे या कर पाते हैं, बट if we try to read the mind of the examiner, taking into account the policies of the government, क्योंकि जीएस में तो हम सारा पढ़ते ही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे चल रही है, क्या क्या फोकस चल रहा है, उसी हिसाब से we will get a clue that how the questions are being asked and how they can be asked. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग हिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपेयरिंग हिस्ट्री एज ऑप्शनल. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी क्लियर and you must be taking the session in a very positive way. आपको मजा भी आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग भी रहा होगा, इंफॉर्मेटिव सब कुछ इसमें है आपको, and definitely this will help you to score a tremendously high marks in history. 320, 340 marks also you can score in history. So एक बार आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई तो आउट ऑफ 500 300 मार्क्स तो आराम से आपके आ ही जाएंगे. 300 मार्क्स आर sure for you, and above 300 also you can easily go. Above 300 also you can easily go. But unfortunately candidates are not able to get a proper direction. Candidates are not able to get a proper mentorship as far as the history optional is concerned, and that is the reason that scores in history they are touching up to 300 but they are not crossing 300 higher level. But at a core IAS you will get a proper mentoring. I will always be there as your friend, philosopher and guide, as a mentor to help you in a history optional in all perspectives. Okay? One-to-one interaction I will always go for with each and every candidate, so that basically जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपकी डिफिकल्टीज है, ठीक, जो भी आपके पर्सनल स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट्स चाहिए या कुछ और डायरेक्शन चाहिए आपको, तो वो सारा आपको मिल जाएगा कोर आईएएस में. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए एंड उसी हिसाब से आप हिस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना शुरू करिए. देन जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं कि जनरल स्टडीज का ही एक्सटेंशन है, चाहे उसका आउटलुक हो, अप्रोच हो, एंड सिलेबस हो, द इंटीग्रेशन हो, सब कुछ हो, तो डेफिनेटली हमारा काम कम हो जाता है. देन उसके बाद आएगा आपका एक एस्पेक्ट है फसल अप्रोच एंड काउ अप्रोच. फसल अप्रोच एंड काउ अप्रोच, ये अप्रोच अगर मास्टर किया तो हिस्ट्री में आपको कोई नहीं रोक सकता है. फसल अप्रोच एंड काउ अप्रोच अगर आपने मास्टर किया तो हिस्ट्री में आपको कोई नहीं रोक सकता है. ठीक है, तो ये फसल और काउ अप्रोच है क्या? तो ये जो शुरुआत की जो चीजें थी मैंने आपको बताइए कि कैसे मीथ है, हिस्ट्री वास्ट है, ये भी एक मीथ है. हिस्ट्री आपका बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है, ये भी एक मीथ है. क्योंकि एक फेमस हिस्टोरियन है, उनका नाम है ई ए कार. ई ए कार is basically a famous historian and he has said that history is nothing but a critical analysis of the fact. E.A. Carr is a famous historian. History is nothing but critical analysis of the fact. Because without fact no subject can be complete. Not only history, without fact no subject can be complete. अगर आप बोलते हो कि कंसेप्चुअल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, एंड एनालिसिस फैक्ट के ऊपर ही आएगा ना. इट विल बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट. वेरी कंसेप्ट इज बिल्ड अपॉन द फैक्ट्स.
Okay, and on the basis of the very concepts you will go for analysis. So history is nothing but the critical analysis of the fact. तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, और उसकी वजह से हमें दिखेगा ये जो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फैक्ट है वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए अप्रोच जो मैंने बताया, फॉसल अप्रोच एंड काउ अप्रोच. ठीक है, तो हमने सिलेबस की भी बात की है, सिलेबस की भी हमने बात की है, और जैसे मैंने बताया कि सिलेबस का स्कोप क्या है, ठीक है, सिलेबस का डेप्थ क्या है, सिलेबस का इसेंस क्या है, ठीक है, उसका मतलब सिलेबस का हार्ट एंड सोल क्या है, एंड सिलेबस का नेचर क्या है, ये सब जानना भी जरूरी होता है. तो उसके बारे में हम अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से बात करेंगे अगले वीडियोस में, इस वीडियो में नहीं. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा था, तो हम अलग अलग वीडियोस में इसकी बात करेंगे कि एंशिएंट इंडिया में सिलेबस अगर दिया है तो वो क्यों दिया है, व्हाट इज इट्स एसेंस, व्हाट इज इट्स स्कोप, एंड व्हाट इज द डेप्थ, व्हाट इज द नेचर एंड सो ऑन. सो डिफरेंटली वी कैन टॉक अबाउट, बट जनरली ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड दीज एस्पेक्ट्स कि अगर सिलेबस दिया हुआ है तो सिलेबस को एक तो मास्टर करना है, उसकी डेप्थ क्या है वो समझनी है, उसका नेचर क्या है समझना है, उसका स्कोप कितना है, दायरा कितना है वो भी समझना जरूरी है, और उसका इसेंस क्या है, यूपीएससी क्या चाहती है, यूपीएससी क्या चाहती है ये हमें समझना जरूरी है किसी भी एस्पेक्ट्स में. हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल हो, हिस्ट्री एज अ जीएस हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, नॉट ओनली हिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट, यूपीएससी क्या चाहती है ये हमें समझना जरूरी है, तो वो हमारे लिए जरूरी होता है. ठीक, और जैसे मैंने बताया सिलेबस समझने के बाद जो फसल एंड काउ अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं उसमें ये चीज ध्यान में रखें, मल्टी डायमेंशनल एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टी डायमेंशनल एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस हिस्ट्री जैसे मैंने बताया हिस्ट्री फैक्चुअल है, लेकिन जो सिलेबस का स्कोप है, सिलेबस पूछने का तरीका है, सिलेबस पूछने का जो विजन एंड ऑब्जेक्टिव है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी. ठीक है, सो देयर इज अ लिंकेज बिटवीन द वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ द हिस्ट्री. एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में लिंकेज है, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया में लिंकेज है, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में लिंकेज है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड एंशिएंट इंडिया आर आल्सो लिंक. ठीक, तो आप पूछोगे यार वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशिएंट इंडिया में क्या लिंक है, बिकॉज अगेन एज वी हैव सीन हिस्ट्री इज अ chronological understanding as far as the different events are concerned. So the things which happen in a modern India or which have happened in a modern India, okay, or things which have happened in a context of the modern world history. So even from the ancient India we can get the clues. Even from the ancient India we can get the, because as we see that history repeats itself. History repeats itself. So events of the modern India, events of the world history, they have some kind of replication in a past also. That is what we have to just pick up. वो जो थ्रेड्स है उसको हमें पिकअप करना पड़ता है और उसको लिंक करना पड़ता है. सो मल्टी डायमेंशनल एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विद इन एंशिएंट इंडिया ऑल्सो डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आर लिंक. ठीक है, सेम इज द केस विद मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द होल सिलेबस. मतलब कहने का मतलब क्या है, हिस्ट्री का सारा सिलेबस घूम फिर कहीं ना कहीं लिंक है, एक दूसरे से भी लिंक है. ऑब्वियसली इट इज लिंक विद द अदर सब्जेक्ट एंड अदर इवेंट्स ऑल्सो. ये भी पॉइंट ध्यान रखना है. तो उसी हिसाब से हमारा अप्रोच होना चाहिए. प्लस दूसरा एक जो अप्रोच है चेंज कंटिन्यूटी है. वन मोर अप्रोच इज दैट चेंज विथ अ कंटिन्यूटी. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि धोलावीरा का एग्जांपल दिया, तो उसमें हम क्या देखा, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, क्यों पूछ रही है, वी आर गोइंग थ्रू अ क्लाइमेट चेंज and we need climate resilient strategies. We need climate resilient strategies. So how we can learn from the past? Change with the continuity. Change with continuity. So what we can learn from past? Okay, what we can learn from past? ये जानना जरूरी है हमारे लिए. अगर इंडस वैली की बात करते हैं तो आज हम स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. वी टॉक अबाउट द स्मार्ट सिटी. ठीक, एंड स्मार्ट सिटी इन अ मिशन मोड ऑलरेडी इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. सो इफ यू सी अगेन एंड गो बैक टू इंडस वैली, सो वी विल गेट द आइडिया. इफ यू स्टडी इंडस वैली प्रॉपरली, इट्स टाउन प्लानिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट, एंड
all the things which are associated, which we already know in a GS also. GS में हम सब सारी चीजों को जानते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है? How we can learn from IVC to solve the problems of urbanization today. ठीक है, IVC को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं to solve the problems of the urbanization today. So once you understand IVC at the time of studying the history, and if you are from IIT background, if you are from IIM background, so obviously your technical and we can say professional management background, that knowledge plus the knowledge of the history both combine as an IAS officer, you can give an excellent solution. You can give a workable, implementable, all consensual, excellent solution as far as the solving the problems of urbanization today is concerned. ऐसा solution जो सबको एक्सेप्टेबल होगा, उसके ऊपर सारे लोगों का आ सकता है, ऐसा एक solution, प्रैक्टिकेबल जो solution है, implementable solution है, वो solution एज एन IAS आप दे सकते हो. अगर आपका बैकग्राउंड भी ऐसा ही है IIT IIM से, और आपने हिस्ट्री GS हो या ऑप्शनल हो, IVC को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, can utilize your knowledge and integrate knowledge. That's why it is said history is nothing but change continuity. Okay? Over the 5,000 years after IVC, we are in a 21st century, we have changed a lot. Okay? We are in a fourth industrial revolution. Today is the world of artificial intelligence, technological revolution. Still, Indus Valley is still relevant in a 21st century to solve the problems of the urbanization which we are facing. और जैसे हमने बात की फ्लडिंग, ठीक है, दिल्ली में भी फ्लड्स कितना होता है आप देखते हैं, चाहे बीच में चेन्नई में फ्लड्स हुआ था, हर मेजर सिटी में देखते हैं, मुंबई में भी फ्लड हुआ था. सो दिस प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन वी कैन इजीली सॉल्व विद द हेल्प, यू कैन से, आवर पास्ट नॉलेज, दैट इज कॉल्ड चेंज विद कंटिन्यूटी. और इससे क्या होता है, हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल ऑल्सो प्रिपेयर्स यू for your personality test. Why? Because a problem solving approach, your personality is based, your personality is blessed with problem solving approach. ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल लेने का ये भी एक बेनिफिट है, नॉट ओनली यू स्कोर हाई मार्क्स, but you develop a problem solving approach. And as an IAS officer and an aspiring civil servant, UPSC wants such a candidate who can provide practicable and workable solutions, practical and workable solutions to the current problems. And the policies should be like that, they are highly implementable, highly workable, and they are highly dynamic, and they are cost effective also. So the candidate with a history optional basically can such a kind of policy perspective and problem solving approach as far as the future IAS is concerned, and that is the reason optional is always relevant with regards to history, and it is always an important one to develop your all round personality. आपकी personality develop करने में हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है. इंटरव्यू में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और आए भी है. द कैंडिडेट्स हैव गॉट द मार्क्स आल्सो एंड यू विल आल्सो गेट द मार्क्स. सो दिस इज द केस. देन आफ्टर दैट, ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चेंज एंड कंटिन्यूटी, वी ऑटोमेटिकली गेट द अंडरस्टैंडिंग. जब हम चेंज एंड कंटिन्यूटी की बात करते हैं, वी ऑटोमेटिकली गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इवेंट्स. ठीक है, अलग अलग जो इवेंट्स हिस्ट्री में हुई थी, जैसे हमारी फेसबुक की टाइमलाइन होती है, जैसे हमारी फेसबुक की टाइमलाइन, वैसे पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन हमारे सामने है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जिसमें इंडस वैली भी आता है, वैदिक पीरियड आता है, और फिर हमारा मौर्य एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, एक एक करके जो टाइमलाइन है, इट इज लाइक अ फेसबुक टाइमलाइन ओनली. तो सारे जो इवेंट्स आते गए इन अ स्पेस एंड टाइम, इन अ मैटर ऑफ द स्पेस एंड टाइम, हाउ द इवेंट्स अकर्ड, ठीक है, व्हाट वाज देयर सीक्वेंस, व्हाट वाज the reason or what was the background for the events, so called cause and effect relationship, so called cause and effect relationship
we are able to understand as far as the history is concerned. इसलिए मैंने बोला history is not only about facts. We have to understand the facts to establish a cause and effect relationship within that facts. ठीक है, and we have to analyze these facts. ठीक है, to create a forward and backward linkages. We have to create forward and backward linkages, and that too in a time and space manner. That too in a time and space manner, and then we will get the idea how the whole process change. Then we will get the idea how the whole change, and then we will also be able to understand that despite the changes, how there is a continuity. है? जब हम ये सारा पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब हमें ये भी पता चलेगा कि सारी प्रोसेस चेंज कैसे हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेस, बट चेंजेस कैसे, कंटिन्यूटी कैसे रही, ये भी हमें ध्यान में रहेगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स है जो एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं. ठीक है, ओवर द ईयर्स द नेचर ऑफ द फेस्टिवल्स इज चेंजिंग. उसको सेलिब्रेट करने का तरीका चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो इसेंस है वो वैसे का वैसे ही है. द पर्पज फॉर विच द फेस्टिवल्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड वो वैसे का वैसा ही है. ठीक है, जैसे हम पॉलिटी में बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज. कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल. कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करते हैं टू मेक इट फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक, टू मेंटेन इट एज अ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन. बट बेसिक स्ट्रक्चर हमारा चेंज नहीं होता है, वैसा ही हिस्ट्री में भी है. और यही चीजें हम ऑप्शनल से आराम से सीख सकते हैं. When we study the history as optional, we are able to understand and get the things very properly and in a very simple manner and a lucid manner, as I have mentioned. After this, so again now last we will come to that fossil and cow approach. ये fossil and cow approach है क्या? So fossil basically क्या है? That, as I have mentioned, F means fact. ठीक, F means fact. Then उसके बाद उस फैक्ट का एनालिसिस, A means एनालिसिस. ठीक, फैक्ट हमारे पास है और उस फैक्ट का एनालिसिस करना है हमें, और एनालिसिस के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है. ठीक, सो फर्स्ट थिंग इज फैक्चुअल एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग. सिंस इट इज अ पिरामिड, यहां पे हम देख पा रहे हैं ये पिरामिड है, तो फसल अप्रोच को यहां से शुरू करना है, बॉटम से टॉप तक. बॉटम अप अप्रोच वी हैव टू सी. सो फसल इज अबाउट factual analysis. F is a fact, A is a analysis, and we have to go for a understanding also as far as the analysis is concerned. तो obviously जब fact को analyze करेंगे तो हम उसे understand आराम से कर पाएंगे. ठीक, so this is a फसल FA. Then S, then we have to go for sequential analysis and understanding. एक तो हो गया factual analysis and understanding, then we have to go for sequential analysis and understanding. मतलब जब हम बोलते हैं कि horizontal and vertical, horizontal and vertical linkage. ठीक, क्यों? क्योंकि फैक्ट को एनालाइज किया, फैक्ट को अंडरस्टैंड किया, बट मैंने बताया हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स. हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स, सो हिस्ट्री इज अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, एंड लिंकिंग द डिफरेंट फैक्ट्स टुगेदर टू क्रिएट द होल इवेंट, to create the whole chain and the process. तो ये फैक्ट का जो एनालिसिस है उसको हम सिक्वेंशियली लिंक करेंगे. उस फैक्ट के एनालिसिस को हम सिक्वेंशियली लिंक करेंगे, और सिक्वेंशियली लिंक जब करते हैं तो दो इवेंट के सीक्वेंस का हम एनालाइज करते हैं. दो इवेंट्स जो है उसके सीक्वेंस को हम एनालाइज करते हैं. एग्जांपल देता हूं मैं. इंडस वैली सोसाइटी एंड ऋग्वेदिक सोसाइटी. ठीक है, आईवीसी एक इवेंट है, ऋग्वेदिक पीरियड और वैदिक पीरियड में से जब आर्यंस आए थे वो एक इवेंट है. लेकिन इंडस वैली की सोसाइटी और ऋग्वेदिक सोसाइटी इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है. डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज नथिंग एज फार एज कनेक्शन इज कंसर्न. बेस्ड ऑन द करंट एविडेंसेस इंडस वैली और आईवीसी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. But still, if you see, there is a similarity between the society and its features in Indus Valley and ऋग्वेदिक period. तो वो क्यों है? अगर दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस है या कल्चर्स है, ठीक है, क्योंकि वैदिक कल्चर
को कल्चर कहते हैं, उसको सिविलाइजेशन हम बोलते नहीं है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लिमिटेड थी, साइंस की भी डेवलपमेंट लिमिटेड थी, राइटिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आईवीसी में अवेलेबल है। तो आईवीसी इज अ सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड इज अ कल्चर। बट वैदिक पीरियड एंड आईवीसी दोनों डिफरेंट आपके कल्चर्स है, ठीक है। डायरेक्टली उसमें कोई लिंकेज नहीं है, देख प्राइमा फेसी स्टिल वी फाइंड सिमिलरिटीज बिटवीन द सोसाइटी ऑफ द एंड ऋग्वैदिक पीरियड। तो वो क्यों है, तो ये हमें समझ सकते हैं, ये हमें तभी समझ में आएगा जब वी विल गो फॉर अ सीक्वेंशियल एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट इज अ फैक्चुअल एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज अ सीक्वेंशियल एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, इसलिए उसको सीक्वेंस एंड एनालिसिस, सीक्वेंशियल एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्ट इज अ लॉजिकल कनेक्टिविटी, लास्ट इज अ लॉजिकल कनेक्टिविटी। तो अल्टीमेटली क्या करना है, जब हम फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर जब सीक्वेंशियल एनालिसिस करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो इन दोनों के बीच लॉजिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करना या क्रिएट करना हमारे लिए जरूरी होता है। वी हैव टू क्रिएट, मतलब वी हैव टू क्रिएट का मतलब ये नहीं कि हमें खुद से नहीं है, जो ऑलरेडी में हिस्ट्री लॉजिकल कनेक्टिविटी है उसी को हमें प्रोफेशनली रिप्रोड्यूस करना है। द लॉजिकल कनेक्टिविटी विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन हिस्ट्री, that logical connectivity we have to master and we have to establish that connectivity and accordingly we have to write the answers in examination। इसी चीजों को स्टडी करके एग्जाम में आंसर लिखने हैं, क्योंकि जितना सिलेबस को पढ़ना और अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग है। जितना आंसर राइटिंग का रोल जीएस में होता है, उतना ही आंसर राइटिंग का रोल ऑप्शनल में भी होता है। अदरवाइज कंटेंट हमारे पास बहुत है लेकिन हम प्रॉपरली आंसर लिख नहीं पाए क्वेश्चन के डिमांड को समझ के या डायरेक्शन को समझ के, सो वी विल नॉट गेट ए मार्क्स। तो हमें मार्क्स अगर मिलने हैं तो क्वेश्चन के डिमांड और उसके डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और ये तभी होता है ये जब हम फसल अप्रोच को फॉलो करते हैं। सो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, द स्किल्स ऑफ डेवलपिंग द एक्सीलेंट आंसर, a very professional answer, that is possible in history as an optional through फसल approach। I hope this thing is also very clear, and this is one of the most important aspects। Now the last aspect, फसल के बाद है cow aspect और cow approach। Actually it is a CAU, ठीक है, so I have just pronounced it as a cow for a better understanding। So what is this cow approach? So यहाँ पे mention किया है मैंने, concept, analysis and utility। cow approach is about the concept, analysis and utility। फसल में हमने क्या देखा, फसल में हमने फैक्ट और उसका सीक्वेंस, इन दोनों का एनालिसिस और उनका एक्टिविटी देखा है। फसल में हमने क्या देखा है, फैक्ट और उसका सीक्वेंस और उनकी जो एनालिसिस और उनकी जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है वो देखिए। काउ अप्रोच में क्या है, अलॉन्ग विद द फैक्ट वी हैव टू गो फॉर कंसेप्ट, अलॉन्ग विद द फैक्ट वी हैव टू गो फॉर कंसेप्ट्स। तो कंसेप्ट में क्या आएगा, फैक्ट्स। कंसेप्ट जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, कंसेप्ट इज अ होलिस्टिक थिंग, कंसेप्ट इज अ होलिस्टिक थिंग। तो कंसेप्ट में वी विल अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, वी विल टेक इनटू अकाउंट इवेंट्स, क्योंकि फैक्ट की वजह से इवेंट्स बनते हैं, और जब फैक्ट और इवेंट आते हैं तो उनका सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस का लॉजिक होता है, क्योंकि सीक्वेंस तभी बनता है जब लॉजिक होता है। सो ड्यू टू लॉजिक बेसिकली देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ द फैक्ट एंड द इवेंट। और ये सीक्वेंस जब बनता है, सो वी गेट द आइडिया अबाउट द बैकग्राउंड, वी गेट द आइडिया अबाउट द बैकग्राउंड, एंड नॉट ओनली बैकग्राउंड बट इंटर रिलेशन एंड को रिलेशन। एक इवेंट और एक फैक्ट, उसका इंटर रिलेशन क्या है, उसका को रिलेशन क्या है, दो फैक्ट के बीच में इंटर रिलेशन क्या है, दो फैक्ट के बीच में को रिलेशन क्या है, या दो इवेंट्स के बीच में को रिलेशन क्या है, इंटर रिलेशन क्या है, ये भी हम समझते हैं। दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट एज फार एज द conceptual understanding is concerned। And second thing that we have to understand is that who, what, why, when, where, how, who, what, why, when, where, how and how much। ये चीजें भी है, क्योंकि हिस्ट्री में जो फैक्ट्स है, हिस्ट्री में जो इवेंट्स है, उनका हम तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनका लॉजिकल सीक्वेंस हम तभी लगा सकते हैं, हम कंसेप्ट तभी समझ सकते हैं जब हमें पता होता है कि इवेंट अगर हुई है या फैक्ट अगर हुई है, तो कौन है, क्या है, कहां हुआ है,
कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। देन कितने लेवल पे हुआ है, कितने डिग्री पे हुआ है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, एट व्हाट इंटेंसिटी, एट व्हाट लेवल द थिंग्स हैव हैपन, ये सारी चीज समझना जरूरी है। सो हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ मच, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड टू डेवलप होल कंसेप्ट है। ये सारा चीज जब हम करेंगे, ठीक है, तब हमारा कंसेप्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगा। और देखने के लिए ये वर्ड्स बड़े बड़े लग रहे होंगे या टेक्निकल लग रहे होंगे, लेकिन थ्रू द प्रोसेस, इसलिए मैंने बताया सिलेबस इतना ल्यूसिड और सिंपल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारा चीज आपने समझ लिया है, ये सारा चीज अपने आप समझ लिया है, ये सारे स्किल्स अपने आप डेवलप किए हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सिंपल और ल्यूसिड सिलेबस है अपने आप। इट इज अ सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ सेल्फ, जैसे हम खुद ही बाइक या कार चलाना सीखते हैं, वैसी प्रोसेस है वो, अपने आप सीख जाएंगे आप, तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन कंसेप्ट के बाद एनालिसिस की जब बात होती है, तो यहां पे जैसे मैंने बताया एनालिसिस किस चीज का होता है, बैकग्राउंड, कॉजेस, ठीक है, अगर कोई इवेंट हुई तो इवेंट का बैकग्राउंड क्या था, उसका कॉज क्या था, उसका इफेक्ट क्या था, ठीक है, उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ, उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या हुए। इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस में फर्क क्या है, इफेक्ट इमीडिएट होता है, कॉन्सिक्वेंस लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। उस इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, बैटल ऑफ प्लासी है 1757, तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या था, यह हमें जानना जरूरी होता है। एट अ बेसिक लेवल हमें पता है कि प्लासी के बाद, ठीक है, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, या मुगल एम्पायर की जो पावर थी वो खत्म हो गई, एंड ब्रिटिश बेसिकली बिकेम द सो कॉल्ड किंग मेकर्स एंड लेटर दे बिकेम मास्टर्स ऑफ बंगाल, और बंगाल के बाद पूरे इंडिया के वो मास्टर्स बन गए और ब्रिटिश एम्पायर आ गया। एट अ बेसिक लेवल ये चीज हमें पता है, तो यही चीज जरूरी है। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या हुआ अल्टीमेटली, कॉन्सिक्वेंसेस, इंपैक्ट, ये चीजें रिलेटेड है, ठीक है। देन उसकी लीगेसी क्या है, कि इंडस वैली की लीगेसी क्या है। इंडस वैली एक सिविलाइजेशन था जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसकी लीगेसी क्या है, आज इंडस वैली के क्या ट्रेसेस हमारे पास है, आज इंडस वैली के क्या एविडेंसेस हमारे पास है, आज जैसे हमने देखा इंडस वैली से आज भी हम क्या सीख सकते हैं, उसकी लीगेसी क्या है, उन लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है, दे वर आवर एंसेस्टर्स, दे वर आवर फोरफादर्स, उनका खून हमारे खून में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, वी आर कैरिंग देयर डीएनए, तो उनकी लीगेसी क्या है। तो इंडस वैली के लोग अगर हम बात करते हैं, दे वर वेरी पीसफुल पीपल, और आज भी हमें पता है इन 21st सेंचुरी ऑल्सो, डिस्पाइट हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लीगेसी इंडस वैली के लोगों ने हमारे पास छोड़ी है, और उसी लीगेसी को हम आज भी कैरी करते हैं, उसी लीगेसी को आज भी हम कैरी करते हैं, और उससे क्या होता है हमें पता चलता है लिंकेज बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, इस लीगेसी से क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट का लिंक क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, यह भी तय होता है। इंडियंस जो है, जब हम बोलते हैं कि इंडियंस आर मोस्ट पीस लविंग पीपल, इंडियंस आर मोस्ट वेलकमिंग पीपल, नॉट ओनली वी विल वेलकम द गेस्ट, ठीक है, बट वी विल बी वेलकम एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर नेचर, बिकॉज ऑफ आवर अप्रोच, बिकॉज ऑफ आवर पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ आवर वी कैन से बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, सारे जगह पे हमें लाइक किया जाता है। क्यों है, क्योंकि इंडिया की लीगेसी इंडस वैली से आती है, ये रीजन है। तो दैट ऑल्सो वी अंडरस्टैंड एज अ पार्ट ऑफ काउ अप्रोच। एंड लास्ट, जैसे हमने अभी भी देखा है शुरुआत में, यूटिलिटी क्या है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नो, जैसे शुरुआत में हमने डिस्कस किया, एक बात है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करना है, और यूपीएससी कंप्लीटली अप्लाइड एग्जामिनेशन है, कंप्लीटली इट इज एन अप्लाइड एग्जामिनेशन, ठीक। तो पास्ट का नॉलेज हमारे करंट के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा, हमारे फ्यूचर को कैसे बेटर करेगा, ये शुरुआत में मैंने बता दिया था। यही चीज यहाँ पे काउ में यूटिलिटी, यूज ऑफ हिस्ट्री टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे एंड लर्निंग फ्रॉम द पास्ट टू मेक अवर फ्यूचर बेटर, यही काम हिस्ट्री करता है। एंड दिस मेक्स हिस्ट्री
as not only one of the most interesting subjects but also we can say the most practical subject. हमें हिस्ट्री पसंद आता है या नहीं आता है, बट वी हैव बीन शेप्ड बाय हिस्ट्री. जिस सोसाइटी में आज हम रहते हैं, जिस जनरेशन का हम पार्ट है, ऑल ऑफ अस हैव बीन शेप्ड बाय द हिस्ट्री एंड समवेयर आवर जनरेशन एंड टुडेस सोसाइटी इज गोइंग टू शेप द फ्यूचर. कोविड, ये 2 साल के जो कोविड के 2 साल है, और इस 2 साल में हमारी जो जनरेशन है, जिन लोगों ने कोविड देखा है, कोविड एक्सपीरियंस किया है, हमने बहुत कुछ फेस भी किया है एंड हमने बहुत कुछ एंड्योर भी किया है, लेकिन एक लीगल हम फ्यूचर में छोड़ने वाले हैं. जो आने वाले 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद जनरेशन आएगी, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लीगेसी छोड़ेंगे. 200 छोड़ी जाएगी, तो इस कोविड की जनरेशन को रिफर किया जाएगा अलग से, ध्यान में रखिए आप. और जो काम हमने किया है, ठीक है, जो कोविड वैक्सीन ने एक अनपैरेलल वर्क किया है, सैल्यूटेबल वर्क किया है, उस वर्क को हमेशा हिस्ट्री बुक्स में एक रिस्पेक्ट से, एक हाई लेवल पे उसको हाई स्टेटस से देखा जाएगा. ठीक है, द कोविड वॉरियर्स विल गेट अ गॉड लाइक स्टेटस समवेयर. द होल जनरेशन विल बी अप्रिशिएटेड फॉर सॉल्यूशन फॉर कोविड. कोविड का वैक्सीन हमने बना दिया है. Despite having the second highest population in the world, okay, we have been able to manage the COVID in an excellent way. Okay? बाकी कंट्रीज, यूएस जैसी कंट्री मैनेज नहीं कर पा रहा था ठीक से, लेकिन हमने मैनेज करके दिखाया है. तो ये कहीं ना कहीं लीगेसी है जो आगे जाएगी, और वो 150-200 साल बाद की जो जनरेशन है वो हमसे सीखने वाली है. तो दिस इज अ केस. और आज के कोविड सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल किया है, तो उस समय अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, और उस समय उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो दे विल सीक अ सॉल्यूशंस इन टुडे. आज के हमारे जनरेशन और आज की सोसाइटी में वो सॉल्यूशंस ढूंढेंगे. ठीक, 2020-2021 में क्या हुआ था, उसमें सॉल्यूशंस वो ढूंढेंगे, और उसी हिसाब से दे विल गो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशंस फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स. तो ये हिस्ट्री है, और यही हिस्ट्री की यूटिलिटी है, और यही हिस्ट्री की लीगेसी भी है. ठीक है, तो आई होप so all the things are now very very clear to all of you. I am also sure that all of you have enjoyed the session. Okay, so whole strategy for history as an optional is very clear to you. One more thing, okay? One more thing that we can see as a part of history strategy is that map based questions. Okay, map based questions we have to focus. So map based questions are like a jackpot. Okay? Map based questions are like a jackpot to score very high marks. अगर हिस्ट्री में मार्क्स आते हैं, अगर मार्क्स आते हैं तो उसका रीजन ही वही है. हिस्ट्री में अगर मार्क्स आते हैं उसका रीजन ही वही है. हमें पेपर 1 में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. वी आर आस्क्ड अ मैप बेस्ड क्वेश्चन एज फार एज द पेपर 1 इज कंसर्न, एंड इट इज वेरी हाईली स्कोरिंग सेक्शन एज फार एज द हिस्ट्री कंसर्न. It's a very very high scoring section as far as history is concerned. 60 marks question is asked to you as far as maps are concerned. Okay, and you will see if you go through past year question papers, you can easily master these map based questions. आपको अलग अलग साइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, एंड साइट का नाम नहीं दिया जाता है. पहले एक टाइम था साइट का नाम दिया जाता था. आजकल क्या करते हैं, कौन से एरा की है, whether it is a prehistoric site, whether it is a Indus Valley site, whether it is a site of a early period, ये आपको पूछा जाता है. and then you will be asked, then you will be asked basically that you have to mark the site कि वो कौन सी है, कहाँ पे है, उसको मार्क करना है, और उसका सिग्निफिकेंस हमको लिखना पड़ता है in 30 to 50 words, and it is a very very high scoring section. और उसकी एक बार प्रैक्टिस कर दी, and as a we the for 1,000 words, the picture speaks for 1,000 words, so because of that you will be able to score very highly. और हमारे हिस्ट्री ऑप्शन के जो क्लासेस रहेंगे, जो मेंटरशिप सेशंस रहेंगे, उसके ऊपर मैप बेस्ड क्वेश्चन, उसका प्रिपरेशन, उसकी तैयारी, वो स्किल कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे मास्टर करना है, इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा. एक स्पेशल सेशंस लिए जाएंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू स्कोर फैंटास्टिकली इन हिस्ट्री. सो आई होप एंड आई एम श्योर session, okay, you have got the whole idea why we should choose history as an optional, what is the perfect strategy, and how we can score highly, and by scoring highly we selected in the IAS,
but how we can solve the problems which India is facing today and is going to face in the future. And that is what is expected from us as a bureaucrat. So on this note, I will like to take the leave of all of you. Thank you very much, but do keep watching the sessions. So many sessions will be coming up regarding the optional as well as the other sections also as far as the GS is concerned. And basically be a part of our channel, be a part of the Core IAS family, and we are behind your success, and you should also go for a high flags as far as your success is concerned and contribute to the nation building in a fantastic way. Thank you very much. Have a good day.